एग्ज़ाम पास में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और अपना जो रिवीजन है वो कंटिन्यूस आप कर रहे होंगे। और जो मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ करंट अफेयर्स का, आप उसे भी देख रहे होंगे और आपके पास जो एनसीईआरटी बुक्स है आप उसे भी देख रहे होंगे। तो आज हम क्या देखने वाले हैं, वो है आपका एडिटोरिया का प्रैक्टिस सेट। तो ये टेस्ट नंबर 2 है। मेरे पास जो जो आएगा मैं उसे लाइन बाय लाइन आपको करा दूंगा, और जो भी टेस्ट सीरीज आएंगे बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट के, मैं उसे लाइन बाय लाइन करा दूंगा। तो इसी क्रम में आज हम देखेंगे एडिटोरिया का प्रैक्टिस सेट नंबर 2। टोटल 150 क्वेश्चन है, हम लोग लाइन बाय लाइन इसे देख लेते हैं। मैथ का क्वेश्चन में आपको सिर्फ क्वेश्चन दिखा दूंगा, आप उसे देख के खुद सॉल्व कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से युग में सम्मिलित है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि उपयुक्त सभी सवालों का अवशेष के साथ मिलना सही है, यानी कि उत्तर डी यहाँ पे आपका सही है। तो चिरान का हो जाएगा हड्डी के हथियार, पिकली हल हो जाएगा राख का ढेर, बुर्ज हो जाएगा आपका गर्तवास, यानी कि डी आंसर सही है। डी आंसर आपका यहाँ पे सही है। आगे है, मनुष्य द्वारा खाद्यान्नों का उत्पादन कृषि सर्वप्रथम किस काल में शुरू हुआ है। तो दूसरा का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि नवपाषाण काल में। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता हड़प्पा सभ्यता से संबंधित नहीं है। तो 3 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि ग्रामीण सभ्यता। ग्रामीण सभ्यता इसका आंसर हो जाएगा। आगे है, भारतीय उपमहाद्वीप में सर्वप्रथम लोहे का साहित्यिक प्रमाण किस ग्रंथ में मिलता है। तो 4 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि अथर्ववेद में। 4 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि अथर्ववेद, यानी कि लोहे का साहित्यिक प्रमाण अथर्ववेद में मिलता है। अथर्ववेद में लोहे के लिए श्याम अयस एवं कृष्णा अयस शब्द का प्रयोग हुआ है, जनरली ये बात है। आगे क्वेश्चन नंबर 5, वैदिक काल में राजनीतिक संगठन के बढ़ते क्रम के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है। तो 5 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि कुल, ग्राम, विश्व, जन और राष्ट्र, यानी कि 5 का आंसर आपका यहाँ पे सी सही है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अगर आपको बाहर का आवाज़ आ रहा होगा तो थोड़ा आप इसे इग्नोर कर देंगे। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। मगध पर किस राजवंश ने सबसे पहले शासन किया था। तो 6 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि हर्यक वंश में। 6 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि हर्यक वंश, यानी कि 16 महाजनपदों में से अगर देखा जाए तो एक मगध एक साम्राज्य के रूप में उदय हुआ हर्यक वंश, यानी कि 544 ईसा पूर्व से लेकर 412 ईस्वी पूर्व के शासन के अधीन शुरू हुआ। हर्यक वंश का स्थापना बिंबिसार था, उन्होंने किया था, और इसने गिरिराज यानी कि राजगिरी को अपनी राजधानी भी बनाया था। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 7। निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही सुमेलित है। तो 7 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक यहाँ पे आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। निम्नलिखित में से मगध के किस शासक ने अवंती तथा वत्स पर अधिकार कर उसे मगध साम्राज्य में मिला लिया था। तो 8 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि शिशुनाग ने। आगे है, किस मौर्यकालीन शासक के शासन काल के दौरान मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा था। तो 9 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य। यहाँ पे आपको थोड़ा नहीं दिख रहा होगा पर मैं आंसर बता देता हूँ, चंद्रगुप्त मौर्य। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से किस अभिलेख में सम्राट अशोक के नाम का वर्णन है। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि उपरोक्त में से एक से अधिक, यानी कि 10th का आंसर हो जाएगा एक से अधिक। आगे है, अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले किसने पढ़ा था। तो 11 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि जेम्स प्रिंसेप ने। आगे क्वेश्चन नंबर 12, मौर्य काल में सामान्यतः भूमि कर कितना होता था। तो 12 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि उपज का 1/6। आगे क्वेश्चन नंबर 13, मौर्यकालीन भारत में दास प्रथा विद्यमान होने का उल्लेख निम्न में से किसने किया था। 13 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि कौटिल्य। 13 का बी आंसर हो जाएगा, यानी कि कौटिल्य। आगे क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से किस सातवाहन राजा के सिक्कों पर जहाज का चित्र बना हुआ है। तो 14 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि यज्ञश्री सातकर्णी। 14 का आंसर हो जाएगा सी। आगे है, प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य चरक किस शासक के दरबार से संबंधित थे। तो 15 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि कनिष्क काल में दरबार में, यानी कि। आगे है, प्राचीन काल में भारत पर विदेशी आक्रमणों के संबंध में निम्न में से कौन सा कालानुक्रम सही है। तो 16 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि यूनानी, शक और कुषाण। 16 का आंसर हो जाएगा बी। आगे है, संगम साहित्य में प्रसिद्ध ग्रंथ शिल्पकादिकारम की रचना निम्न में से किसने की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा इलंगो आदिगल ने। 17 का आंसर हो जाएगा बी। 17 का आंसर हो जाएगा बी। और आप बीच बीच में क्या करेंगे,
आप प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन हैं, जितने मतलब नहीं, आप 67 से ही लेंगे, क्योंकि उसके बाद से आप 68 से देखेंगे तो पैटर्न काफ़ी चेंज हुआ है। तो आप 67 देखेंगे और 68 का जो 2 एग्ज़ाम हुआ था और बीच में एग्ज़ाम पेपर कैंसिल होने के बाद जो हुआ था, आप उसे भी देखेंगे। तो इससे आपको अंदाज़ा मिल पाएगा क्या एक नया बिल्डअप फिर से बनने की कोशिश है, आप उसे देख पाएंगे। तो आप दोनों देख लीजिएगा। अगर आप मुझे कमेंट में बताएंगे ये तो मैं उसे फिर से जो है चैनल पर अपलोड कर दूंगा। मैं आपको 67 का करा दूंगा और 68 का दोनों एग्ज़ाम हो जाएंगे, टोटल मैं 3 आपको करा दूंगा। आप मुझे कमेंट में कर बताना अगर आपको ये चाहिए तो। वैसे आपके पास होगा, लेकिन फिर भी मैं वीडियो बना दूंगा आप चाहें तो, क्योंकि वीडियो में पढ़ना थोड़ा आसान हो जाता है। आप उसको 1.5 या 2 की स्पीड में आप देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। चंद्रगुप्त द्वितीय के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? 18 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि इनके काल में चीनी यात्री हिंसा भारत आए थे। ये यहाँ पे आपका गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, गुप्त काल में महत्तर निम्न में से किस क्षेत्र का अधिकारी होता था? तो 19 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि ये ग्राम का होता था। आगे क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से कौन से युग में सही सुमेलित है? तो 20 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक। यहाँ पे आपके सही है, यानी कि एक लाइन से जो दिया है वो आपके सारे सही ही लिखे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, प्रयाग परिस्थिति के संदर्भ में असत्य कथन को पहचानिए। तो 21 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि हरिसेन चंद्रगुप्त द्वितीय का आश्रित कवि था। ये आपका यहाँ पे 21 का सी सही है। आगे देखते हैं 22, गुप्त काल में महादंडनायक था। तो 22 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि न्यायाधीश। बी का आंसर हो जाएगा न्यायाधीश 22 का। आगे है, सम्राट हर्ष ने किस स्थान पर बौद्ध धार्मिक सम्मेलन का आयोजन करवाया था? 23 का आंसर हो जाएगा कन्नौज एवं प्रयाग। 23 का ये आंसर हो जाएगा कन्नौज एवं प्रयाग। आगे है, निम्नलिखित में से किस चीनी यात्री ने बौद्ध शिक्षा के महान केंद्र नालंदा महाविहार की यात्रा की थी? 24 का आंसर हो जाएगा आपका डी, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक। आगे है क्वेश्चन 25, प्राचीन कालीन स्मृतियों में सबसे पहले किस स्मृति की रचना की गई थी? तो 25 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि मनुस्मृति की। आगे है, अशमक जनपद की राजधानी पोटल यानी कि पोटली किस नदी के किनारे स्थित है? 26 का आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी कि डी आंसर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। वैसे देखा जाए तो अशमक दक्षिणी भारत का एकमात्र जनपद था। इसकी राजधानी पोटन या पोटली थी, जो कि गोदावरी नदी के किनारे स्थित थी। यानी कि आपका आंसर हो जाएगा, अगर आप जानना चाहें तो आपका आंसर गोदावरी हो जाएगा, पर इसमें आपका आंसर डी है। आगे देखते हैं, प्रथम शताब्दी में निम्नलिखित में से किसने नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी थी? 27 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि प्लिनी ने। आगे है 28, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें, इसमें कौन सा सही है? 28 का आंसर हो जाएगा बी। 28 का हो जाएगा बी आपका ये क्वेश्चन है और यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा बी। आगे क्वेश्चन नंबर 29, पूर्व मीमांस दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? तो पूर्व मीमांस के प्रवर्तक कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि जैमिनी। आगे है क्वेश्चन नंबर 30, किस बौद्ध संगीति में अनुशासन को लेकर मतभेद के कारण बौद्ध संघ स्थित और ये क्वेश्चन दिख नहीं रहा है, पर आगे देखते हैं। चलिए 32 देखते हैं, क्वेश्चन थोड़ा सा धुंधला है। 32 देखते हैं, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतःकरण की स्वतंत्रता प्रदान करता है? तो अंतःकरण आपको प्रदान करता है 25, यहाँ पे आंसर हो जाएगा 25। आगे भारतीय संविधान में 86वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा जोड़ा गया था। तो 51A 51A। आगे है क्वेश्चन नंबर 34, भारतीय संविधान में उल्लिखित मौलिक अधिकारों के संदर्भ में विदेश यात्रा का अधिकतर निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में तथ्य वर्णन किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार। 34 का आंसर हो जाएगा आपका बी। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के नागरिकों के मौलिक कर्तव्य के रूप में भारत के संविधान में नहीं है? तो 3 और 4, अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा को बढ़ावा देना और सभी भारतीय नागरिकों को सरकार का रोजगार देना, यानी कि 3, 4 आपका आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा।
जो क्वेश्चन थोड़ा नहीं दिख रहा है उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा, लेकिन मेरे पास ऐसा ही है तो मैं आपको ऐसा ही दिखा पा रहा हूँ। तो चलिए क्वेश्चन 36 देखते हैं। 36 है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद के कानून द्वारा संभव नहीं है? तो 36 का आंसर हो जाएगा सी। 36 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि राज्य को केंद्र शासित प्रदेश में बदलना। आगे क्वेश्चन 37, भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाए जाने के उपबंध को शामिल किया गया है? तो 37 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि अमेरिका। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य भारत के संविधान की प्रस्तावना में सन्निहित नहीं है? तो 38 का आंसर हो जाएगा बी। 38 का आंसर भी हो जाएगा बी, यानी कि आर्थिक स्वतंत्रता। आगे है क्वेश्चन 39, प्रस्तावना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 39 का आंसर हो जाएगा ए। 39 का आंसर हो जाएगा आपका ए। आगे क्वेश्चन 40, 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन से शब्द सम्मिलित नहीं हैं? तो 40 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 1, 3 और 4, ये वाला आपका आंसर यहाँ पे। आगे 41, अनुच्छेद 20 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कर सही उत्तर का चयन करें। तो 41 का आंसर हो जाएगा बी। 41 का आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे बी, केवल 2, यानी कि इसके अनुसार किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार दंड नहीं किया जाएगा। आगे है क्वेश्चन 42। क्वेश्चन 42 है, समानता का अधिकार संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से एक अंतर्गत शामिल है? तो 42 का आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी कि अनुच्छेद 15। आगे है, निम्नांकित में से कौन स्वर्ण सिंह समिति के सदस्य रहे हैं? तो 43 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि केवल 2, 3, 4, केवल 2, 3, 4। नाम पढ़ लेते हैं। S रे, CM स्टीफन, AR अतुल्य। आगे है 44, यदि भारत अपने किसी पड़ोसी देश को कोई क्षेत्र सौंपने का निर्णय लेता है तो संसद द्वारा निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाएगा? तो बात करते हैं यहाँ 44 का। इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि अनुच्छेद 368 का। 44 का आंसर हो जाएगा सी। 44 का आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे सी। आगे देखते हैं क्वेश्चन 45, निम्नलिखित में से कौन 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन समिति के सदस्य नहीं थे? तो 45 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि केवल 2, यानी कि पट्टाभी सीतारमैया। आगे है क्वेश्चन 46, भारत के उत्तरी मैदानों में शीतकालीन वर्षा होती है? तो 46 का आंसर हो जाएगा डी। 46 का आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी, यानी कि पश्चिमी विक्षोभ से। आगे है, भारत के बंदरगाह का सही क्रम यानी कि उत्तर से दक्षिण निम्नलिखित में से क्या होगा? आप इसे देखेंगे इस क्वेश्चन का, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आप आ रहे हैं और थोड़ा पॉइंट करना थोड़ा मुश्किल हो जा रहा है, तो आप इसे अच्छे से देखेंगे और एक साथ में मैप भी रखेंगे। अगर आप यहाँ पे क्वेश्चन है तो आप उसे उसमें थोड़ा लोकेट भी करेंगे ना, तो बहुत जल्दी से आपको याद हो जाएगा। तो 47 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि कांडला, हल्दिया, पारादीप और कोच्चि। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48, निम्न में से कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है? तो 48 का आंसर हो जाएगा फतेहपुर। 48 का आंसर हो जाएगा फतेहपुर। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सी पूर्वी घाटी की सबसे ऊंची चोटी है? तो बात हो रही है यहाँ पे पूर्वी घाटी की, तो इसका आंसर हो जाएगा जिंतगरा। जिंतगरा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? तो 50 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 1 और 2। 50 का आंसर हो जाएगा 1 और बी, यानी कि यनम आंध्र प्रदेश और कराकाइल तमिलनाडु। आगे देखते हैं क्वेश्चन 51, भारत में बाल लिंगानुपात में गिरावट का मुख्य कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो 51 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक। आगे है, नीलांग घाटी किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? नीलांग घाटी, क्या पूछ रहा है? नीलांग घाटी, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि उत्तराखंड। आगे है, निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक पाइराइट पाए जाते हैं? तो 53 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि बिहार में पाइराइट सबसे ज़्यादा पाया जाता है। और देखा जाए तो 95% जो आपका पाइराइट है वो बिहार में ही पाया जाता है, 95%। तो ये काफ़ी बड़ा आंकड़ा है, ये 95% पाए जाते हैं। और किस ज़िले में पाए जाते हैं? एग्ज़ाम में बिहार स्पेशल में अगर देखा जाए तो इसमें तो पूछेगा, तो बिहार में सबसे ज़्यादा ये कैमूर और रोहतास ज़िले में ज़्यादा पाए जाते हैं।
और बिहार राज्य देश में पायराइट का एकमात्र है जो सबसे ज़्यादा उत्पादक क्षेत्र है। और वर्तमान में बिहार में अगर प्रधान रूप से अगर देखा जाए तो चूना पत्थर, पायराइट, चीनी मिट्टी और फेल्सपार और सोना, क्योंकि आपको पता है जमुई के बारे में, सोना भी अब है, सजावटी ग्रेनाइट शोरा उपलब्ध है। तो इतनी जानकारी है बिहार के बारे में, आप इसे बिहार स्पेशल के रूप में याद करेंगे। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 54। कृष्णा नदी की सहायक नदी निम्न में से कौन सी 54 निम्नलिखित में से कौन सा वह कारक नहीं है जो किसी क्षेत्र की जलवायु को नियंत्रित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा औसत वर्षा। क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा 55 कृष्णा नदी की सहायक नदी निम्न में से कौन सा नहीं है? तो 55 का आंसर हो जाएगा डी। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है? तो 56 का आंसर हो जाएगा बी। 56 का आंसर हो जाएगा बी। आगे क्वेश्चन 57 निम्नलिखित दिए गए कथनों में कौन सा कथन गलत है? तो 57 का आंसर हो जाएगा डी। 57 का आंसर हो जाएगा आपका डी। आगे, ग्रीष्मकालीन मानसून के भारत में प्रवाह की सामान्य दिशा क्या है? क्या बात हो रहा है? ग्रीष्मकालीन मानसून। तो 58 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि दक्षिणी पश्चिमी, यानी कि दक्षिण पश्चिमी से उत्तर पूर्व। सी आंसर हो जाएगा, यानी कि 58 का आंसर हो जाएगा 58 का आंसर होगा आपका सी। मैं इसे पढ़ देता हूँ। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा जो है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर होती है, जबकि शीतकालीन मानसून की दशा जो है आपको उत्तर से पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर होती है। ठीक है। और भारत में जो अधिकांश वर्षा है वो आपका दक्षिण पश्चिमी मानसून से प्राप्त होता है। इतनी जानकारी इसके बारे में। अब आगे देखते हैं 59। निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा के अवमूल्यन का सबसे संभावित प्रभाव होगा? तो 59 का आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी कि निर्यात में वृद्धि। निर्यात में वृद्धि। आगे देखते हैं क्वेश्चन 60। अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ इसे लाइक कर देंगे और इसे शेयर भी कर देंगे और अपने दोस्तों तक इसे पहुंचा भी देंगे। और जितने भी आपके ग्रुप हैं, व्हाट्सएप जो भी ग्रुप चलाते हैं, टेलीग्राम वगैरह, आप उसे वहाँ शेयर कर देंगे। इससे हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 60। वह दर जिस पर अनुसूचित वाणिज्य बैंक रिजर्व बैंक से रातों रात धन की अतिरिक्त राशि उधार ले सकता है, इसे कहते हैं सीमांत स्थायी सुविधा दर, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा बी। आगे है क्वेश्चन नंबर 61। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य आरबीआई से संबंधित नहीं है? तो 61 का आंसर हो जाएगा केवल 3, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑटोमेटिक बी। आगे है क्वेश्चन नंबर 62। भारत को आत्मनिर्भर और स्व उत्पादक अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने का प्राथमिक लक्ष्य किस पंचवर्षीय योजना का था? तो 62 का आंसर आपका हो जाएगा सी। 62 का आंसर हो जाएगा सी। आगे है, भारत में किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत नीली क्रांति का आरंभ किया गया था? तो 63 का आंसर हो जाएगा 7वीं पंचवर्षीय योजना। 7वीं पंचवर्षीय योजना, यानी कि 63 का हो जाएगा डी। आगे है, नीति आयोग के उपाध्यक्ष को भारत सरकार के सार्वजनिक वरीयता क्रम के महत्व का दर्जा दिया गया है। तो 64 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि एक से अधिक, क्योंकि उपयुक्त जो विकल्प है आपका ए और सी सही है। अगर देखा जाए ए और सी यहाँ पे आपका ऐसे सही है, लेकिन इसका आंसर होगा आपका डी। आगे क्वेश्चन 65। निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है? 65 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि केवल 4। आगे है क्वेश्चन 60 हम लोग ने देख लिया है। 65 हम लोग का हो गया। चलिए 66 देखते हैं। नीति आयोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 66 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि केवल 1 और 2। क्या सही है? नीति आयोग का उद्देश्य सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करना और देश में सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना। और दूसरा है, भारत के प्रधानमंत्री नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 67। औद्योगिक उदारीकरण की नीति किस पंचवर्षीय योजना में अपनाई गई थी? यानी कि 67 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 8वीं पंचवर्षीय योजना। क्या है? तो औद्योगिक उदारीकरण। आगे है क्वेश्चन 68। निम्नलिखित में से कौन से युग में सम्मिलित है? तो 68 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक। यानी कि आदेश मुद्रा वह मुद्रा जिसका कोई आंतरिक मूल्य होता है। व्यापक मुद्रा डाकघर द्वारा रखी गई आवधिक जमा। वैध मुद्रा होता है सरकार द्वारा जारी मुद्रा, वैध मुद्रा। आगे क्वेश्चन 69।
निम्नलिखित में से कौन नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष थे? तो 69 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि अरविंद पनगड़िया। क्वेश्चन नंबर 70 है, सर्वोदय योजना का प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो 70 का आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी कि जयप्रकाश नारायण। आगे है क्वेश्चन नंबर 71, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें। तो 71 का हो जाएगा बी, 3124। 71 का हो जाएगा 3124। मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ, ये रहा क्वेश्चन, आंसर भी बता दिया हूँ मैंने, बी। आगे है 72, वायुयान की गति निम्न में से किस गति का उदाहरण है? तो 72 का बात किया जाए तो इसका आंसर है त्रिविमीय गति, यानी कि सी। आगे है क्वेश्चन नंबर 73, जब किसी वस्तु को वेग घटाकर आधा कर दिया जाए तो उस वस्तु की गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो 73 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि गतिज ऊर्जा घटकर 1/4 हो जाएगी, 1/4 हो जाएगी। आगे है, यदि लिफ्ट विराम अवस्था में हो और उसमें एक व्यक्ति हो तो निम्न कथनों पर विचार करें। तो 74 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि व्यक्ति का आभासी भार वास्तविक भार के बराबर होगा। आंसर 1 हो गया। आगे क्वेश्चन नंबर 75, निम्न कथनों पर विचार करें। तो 75 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि केवल 3। यानी कि यदि किसी वस्तु का द्रव में, सॉरी ये क्वेश्चन दिख नहीं रहा है, हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 है, निम्न में से अनुदैर्ध्य तरंगों का उदाहरण नहीं है। तो 76 का अनुदैर्ध्य का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि उपरोक्त में से एक से अधिक। 76 का हो जाएगा डी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 77, फ़ारेनहाइट स्केल में उच्च नियत बिंदु कितना होता है? तो क्वेश्चन नंबर 77 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। थोड़ा क्वेश्चन नहीं दिख रहा है, इसके लिए थोड़ा क्षमा चाहूँगा, लेकिन मेरे पास ऐसा ही है, तो इसलिए मैं ऐसा ही आपको अपलोड करके बता रहा हूँ। आगे है क्वेश्चन नंबर 78, अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो 78 का आंसर हो जाएगा डी, उपयोग में से एक से अधिक। आगे है, जर्मेनियम को गर्म करने पर इसमें प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो 79 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि ये घटता है। क्वेश्चन नंबर 80 है, हाइड्रोजन के समस्थानिक के किस कण की संख्या भिन्न होती है? तो 80 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि न्यूट्रॉन। आगे है, शक्ति को एक मिनट, ये क्वेश्चन, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 82, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। 82 का आंसर हो जाएगा ए, ये रहा आपका 82 का आंसर ए, यानी कि ए का हो जाएगा आपका 2, बी का हो जाएगा 3, सी का हो जाएगा 1 और डी का आपका 4। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 83, न्यूटन के किस नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है? तो न्यूटन के किस नियम को कहा जाता है? तो 83 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि उपयुक्त में से कोई भी नहीं, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। आगे है क्वेश्चन 84, निम्न कथनों पर विचार करना है। निम्न कथनों पर विचार करना है, इसका आंसर हो जाएगा केवल 1 और 2, केवल 1 और 2, यानी कि बी। अगर देखा जाए तो गतिज ऊर्जा किसी वस्तु में गति के कारण उत्पन्न होती है, और दूसरा है स्थितिज ऊर्जा किसी वस्तु के विशिष्ट स्थिति के कारण उत्पन्न होती है। आगे क्वेश्चन 85, गुरुत्वीय त्वरण किन किन बातों पर निर्भर करता है? तो 85 का आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। आगे है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन 86, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 1 2 3 सही है आपका, 1 2 3 सही है, यानी कि स्टील रबड़ की तुलना में अधिक प्रत्यास्थ है, विरूपण सदैव विरूपणकारी बल से समानुपाती होता है, बर्नौली के नियम अनुसार यदि द्रव का दाब बढ़ता है तो उसमें वेग कम हो जाता है, यानी कि 86 का आंसर आपका हो जाएगा सी। 7 है, निम्न में से विद्युत चुंबकीय तरंग है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 87 का डी, यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं। आगे देखते हैं
गर्म चाय कप को अपेक्षा प्याले में तेजी से ठंडा होता है। इसका कारण है यदि चाय की मात्रा स्थिर हो तो। क्या है इसका आंसर? 88 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि प्याले में चाय की खुली सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है। आगे है, यदि समतल दर्पण में प्रकाश के परावर्तन के फलस्वरूप बने आपतन कोण का मान 45 डिग्री हो तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा? 89 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 45 डिग्री। अश्व शक्ति किसकी व्यवहारिक इकाई है? तो 90 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि विद्युत शक्ति की। आगे है 91, निम्न कथनों पर विचार करें। तो 91 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि केवल 2 और 3 यहाँ पे सही है। इसे देख लेते हैं, 2 और 3 यहाँ पे आपका सही है 91 का, यानी कि न्यूटन के प्रथम नियम के अनुसार किसी वस्तु में संवेग परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बल के समानुपाती होता है और यही उसी दिशा में कार्य करता है जिस दिशा में बल लगाया जाता है। आगे है तीसरा, इसका संवेग अदिश राशि है, ये सही है। आगे देखते हैं क्वेश्चन 92। लोकल युक्त घड़ियों में गर्मियों में मंद होने का कारण क्या है? तो 92 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि लोलक की लंबाई का बढ़ जाना। लोलक युक्त घड़ियों के गर्मियों में मंद होने का कारण क्या है? तो लोलक की लंबाई का बढ़ जाना। आगे देखते हैं क्वेश्चन 93। निकट दृष्टि दोष के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो 93 का आंसर हो जाएगा आपका डी। 93 का आंसर डी है, यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं। इस स्थिति में प्रतिबंध रेटिना के पीछे बनता है। नेत्र लेंस के रेटिना की फोकस दूरी घट जाती है। नेत्र की गोलियां त्रिज्या घट जाती है। तो 93 का आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। आगे देखते हैं 94। टेस्ला नियम में से इकाई है किसका? तो 94 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र का। आगे है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। 95 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि ए का 2, यानी कि प्रोटॉन हो जाएगा आपका 2, यानी कि गोल्डस्टीन। इलेक्ट्रॉन हो जाएगा बी का 1, यानी कि जे थॉमसन। न्यूट्रॉन हो जाएगा आपका जेम्स चैडविक। परमाणुवाद आपका हो जाएगा 3, यानी कि जॉन डाल्टन। आगे है 96। निम्नलिखित में से किसे यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो 96 का आंसर हो जाएगा आपका ए, यानी कि एंजेला मार्केल को 96 का। आगे देखते हैं क्वेश्चन 97। सितंबर 2022 में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किस देश में स्वामी विवेकानंद की पहली प्रतिमा का अनावरण किया है? तो 97 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि मैक्सिको में। आगे है, हाल ही में पंजाब और हरियाणा सरकार ने चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रखने की घोषणा की है? तो 98 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि भगत सिंह के नाम पे। हाल ही में भारत की सबसे लंबी मालगाड़ी का परीक्षण किया गया, जिसका नाम क्या है? तो 99 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि वासुकी। आगे है, हाल ही में भारत के पहले खारे पानी के लालटेन लॉन्च की गई है, उसे क्या नाम दिया गया है? तो क्वेश्चन नंबर 100 का आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी कि रोशनी। आगे देखते हैं क्वेश्चन 101, 101। 44वें शतरंज ओलंपियाड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ देखेंगे सही नहीं है, तो 101 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि केवल दूसरा। आगे देखते हैं क्वेश्चन 102 देखते हैं। राष्ट्रमंडल खेल 2022 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि केवल 1 और 3। तो इसका आयोजन बर्मिंघम इंग्लैंड में किया गया, ये सही है। पदक तालिका में भारत को चौथा स्थान मिला है, तो कौन सा था वो? तो राष्ट्रमंडल खेल। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ फिडे का उपाध्यक्ष किसे चुना गया है? तो 103 का आंसर हो जाएगा एक, यानी कि विश्वनाथन आनंद। और अभी रिसेंटली एक मैच हुआ है जिसमें विश्वनाथन आनंद जो है वो भी हार गए हैं। अभी इंडिया के कहीं वो प्लेयर है, आप उसे कमेंट में उनका नाम बताएंगे। क्या वो आर प्रज्ञानंद है या डी गुकेश है, दोनों में से, या कोई और है? आप मुझे इसका कमेंट में आंसर बताएंगे। अभी ज़्यादा दिन का बात नहीं है, बस ये रिसेंटली हुआ है ये मैच। आगे निम्नलिखित में से किस देश ने चंद्रमा पर अपना पहला अंतरिक्ष यान दानुरी लॉन्च किया है? नाम देखेंगे यहाँ पे, दानुरी।
बताइए इसका आंसर। 104 का आंसर हो जाएगा बी यानी कि दक्षिण कोरिया ने। क्या नाम है? दानुरी। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत बढ़े चलो अभियान की शुरुआत की गई है? तो 105 का आंसर हो जाएगा सी यानी कि संस्कृति मंत्रालय। बढ़े चलो। आगे है, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने प्राथमिक विद्यालयों में मुख्यमंत्री नाश्ता योजना शुरू की है? तो 106 का आंसर हो जाएगा आपका सी यानी कि तमिलनाडु। 106 का आंसर हो जाएगा आपका तमिलनाडु। हाल ही में किसे विश्व बैंक का मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया है? 107 का आंसर हो जाएगा बी यानी कि इंद्रमीत गिल। हाल ही में किसे देश के राष्ट्रमंडल देशों में शामिल किया गया है? 108 का आंसर हो जाएगा डी यानी कि इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। आगे है, भारत के पहले मानव यात्री ड्रोन का क्या नाम रखा गया है? तो 109 का आंसर हो जाएगा ए यानी कि वरुण है शायद इसका नाम, वरुण। आगे है 1010। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो 110 देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा डी। 110 का आंसर हो जाएगा डी यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं। आगे देखते हैं क्वेश्चन 111। हाल ही में किस विभाग द्वारा जागृति शुभंकर को लॉन्च किया गया है? तो यहाँ देखेंगे किस विभाग द्वारा है जागृति। तो 111 का आंसर हो जाएगा सी यानी कि उपभोक्ता मामलों के विभाग ने जागृति है। हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने औरंगाबाद शहर का नाम बदलकर कौन सा नया नाम दिया है? तो 112 का आंसर हो जाएगा बी यानी कि संभाजी नगर। आगे है, हाल ही में विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप 2022 महिला एकल खिताब जीतने वाली एलिना रैबाकिना का संबंध किस देश से है? तो 113 का आंसर हो जाएगा सी यानी कि कजाकिस्तान के हैं ये। नाटो शिखर सम्मेलन 2022 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो 114 का आंसर हो जाएगा डी यानी कि इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। आगे है क्वेश्चन 115। हाल ही में जारी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो 115 का आंसर हो जाएगा बी। 115 का आंसर हो जाएगा बी यानी कि इसमें भारत का 136वां स्थान प्राप्त हुआ है। आगे है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने MSME क्षेत्र के विकास के लिए राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों की श्रेणी में राष्ट्रीय MSME पुरस्कार 2022 जीता है? इसका आंसर हो जाएगा 116 का बी यानी कि उड़ीसा। आगे है क्वेश्चन 117। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू 5 सितंबर 2022 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में बिहार के किस शिक्षक की राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया है? तो क्वेश्चन में 117 का आंसर हो जाएगा डी। इनमें से कोई नहीं। 117 का डी, ठीक है। आगे है, नई दिल्ली में आयोजित 41वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला कार्यक्रम के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो 118 का आंसर हो जाएगा सी यानी कि राज्यों की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ पवेलियन के लिए बिहार पवेलियन को स्वर्ण पदक दिया गया है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसे देखिएगा अच्छे से। क्वेश्चन 119। केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार अगले 3 वर्षों तक किस योजना के तहत सरकार आर्द्र भूमि तथा जैव विविधता को बढ़ावा देगी? क्वेश्चन में 119 का आंसर है आपका बी यानी कि अमृत धरोहर योजना के तहत। आगे है क्वेश्चन 120। हाल ही में बिहार सरकार ने किस नदी पर भारत के सबसे ऊंचे रबर डैम का निर्माण किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा फल्गु नदी पे। आगे है, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने छात्रों को के बैग का बोझ कम करने के लिए स्कूलों में नो बैग डे की शुरुआत की है? तो 121 का हो जाएगा आपका ए यानी कि बिहार सरकार। आगे है, हाल ही में किस भारतीय शहर को संघाई सहयोग संगठन की पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी घोषित किया गया है? 122 का आंसर हो जाएगा बी यानी कि वाराणसी को। आगे है, हाल ही में बिहार के किस प्रसिद्ध लोक कलाकार रामचंद्र मांझी का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से है? तो 123। इसका आंसर हो जाएगा सी यानी कि लौंडा नाच से है। आगे है, बिहार के किस जिले में भिखारियों ने भीख से मिले पैसों को जमा करने के लिए खुद का अनोखा बैंक खोला है? तो
124 का आंसर हो जाएगा ए यानी कि मुजफ्फरपुर में। देखिए भिखारी कहाँ कहाँ पहुँच रहे हैं, बहुत समझदार हो गए हैं ये सब, खुद का बैंक उन्होंने खोल दिया, अच्छी बात है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 125। हाल ही में लद्दाख के उमलिंगा दर्रे को साइकिल से फतह करने वाले दुनिया की पहली महिला कौन बनी है? तो 125 का हो जाएगा सी यानी कि सविता महतो। आगे है क्वेश्चन 126। बिहार के भौगोलिक प्रदेश की चर्चा सर्वप्रथम किस साहित्यिक ग्रंथ से मिलती है? तो 126 का आंसर हो जाएगा शतपथ ब्राह्मण। 126 का आंसर हो जाएगा बी। आगे है क्वेश्चन 127। निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? तो 127 का आंसर हो जाएगा डी यानी कि इनमें से कोई नहीं है, यानी कि सही आंसर सारे आंसर सही हैं। बख्तियार खिलजी की हत्या किसने की थी? 128 का आंसर हो जाएगा सी यानी कि अली मर्दन ने। बिहार में अकबर के अभियान से डर कर किस शासक ने बिहार को छोड़ दिया था? 129 का आंसर हो जाएगा सी यानी कि दाऊद खां। आगे है 130। निम्नलिखित में से किस सिख गुरु का संबंध बिहार से रहा है? 130 का आंसर हो जाएगा डी यानी कि उपर्युक्त में से एक से अधिक। आगे है पटना के गोलघर का निर्माण किस ब्रिटिश इंजीनियर ने करवाया था? तो 131 का आंसर हो जाएगा ए यानी कि जॉन गार्स्टिन ने। बिहार में वहाबी आंदोलन का केंद्र कहाँ है? तो 132 का आंसर हो जाएगा बी यानी कि यह है पटना में। 133। निम्नलिखित में से कौन सही सम्मिलित नहीं है? क्या बताना है? कांग्रेस का अधिवेशन और उसके अध्यक्ष। तो 133 का आंसर हो जाएगा डी यानी कि इनमें से कोई नहीं, यानी कि बाकी सारे आंसर सही है। यानी कि राष्ट्रीय महाविद्यालय के प्रांगण में बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन किसने किया था? 134 का आंसर हो जाएगा बी यानी कि महात्मा गांधी ने। आगे देखते हैं 135। चंपारण में महात्मा गांधी किसकी रचना है? चंपारण में महात्मा गांधी किसकी रचना है? इसका आंसर हो जाएगा 135 का सी यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आगे है निम्नलिखित में से कौन आजाद दस्ता से संबंधित है? तो 136 का आंसर हो जाएगा डी यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक। 137। स्वामी सहजानंद सरस्वती के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही कथन पर विचार करें? तो 137 देखते हैं, इसका भी आंसर हो जाएगा इनमें से सभी यानी कि डी। उन्होंने बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया, ठीक है। उन्होंने हुंकार पत्रिका निकाला, ये भी ठीक है। उनका एक प्रसिद्ध पुस्तक किसान क्या करे थी, उनका ये तीनों सही स्टेटमेंट। आगे है जैन धर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो आगे है 138, इसका आंसर हो जाएगा सी यानी कि एक और दो सही है। यहाँ पे एक और दो सही है, यानी कि प्रथम जैन संगति का आयोजन पाटलिपुत्र बिहार में हुआ था, द्वितीय जैन संगति का आयोजन वल्लभी गुजरात में हुआ था। आगे है अशोक ने लुम्बिनी की यात्रा अपने शासन के किस वर्ष में किया था? 139 का आंसर हो जाएगा सी यानी कि वह 20वें वर्ष में। आगे 140, निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन के दौरान राय साहब की उपाधि लौटा दी? क्वेश्चन नंबर 140, इसका आंसर हो जाएगा बी यानी कि महेंद्र प्रसाद। अब यहाँ से आपका मैथ का क्वेश्चन एग्जाम स्टार्ट होता है, तो मैं इसका डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ, आप देख लीजिए। 141 का आंसर हो जाएगा सी। 142 इसका भी आंसर हो जाएगा सी। आगे क्वेश्चन नंबर 143, इसका आंसर हो जाएगा ए। आगे क्वेश्चन नंबर 143 का आगे क्वेश्चन नंबर 144, 144 का आंसर हो जाएगा आपका डी। 145 इसका आंसर है आपका बी। क्वेश्चन में 146 इसका आंसर है आपका ए। 147 इसका आंसर है आपका सी। 148 इसका आंसर है आपका बी। 149 इसका आंसर है आपका बी। क्वेश्चन नंबर 150 इसका आंसर है आपका सी। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 150 तक क्वेश्चन हम लोग ने देख लिया है।
और आने वाले समय में और भी इसका जो टेस्ट सीरीज मेरे पास आएगा मैं उससे आपको लाइन बाय लाइन कराऊंगा। फिलहाल तो ये 2 है, इसके बाद 4 आएगा, 6 आएगा, जो भी आएगा तो मैं आपको लाइन बाय लाइन करा दूंगा। आप उसके लिए निफिक्र रहें, बस चैनल से आप जुड़े रहें और अपने दोस्तों तक इसे शेयर कर दें ताकि उनको भी लाभ हो और आपको तो लाभ हो ही रहा होगा। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और मैं जो है एडिटोरिया का चैप्टर बाय चैप्टर आपको जो अभी इसका करंट अफेयर्स आया है अर्धवार्षिकी यानी कि जनवरी से लेकर जून तक, तो मैं उसे करा रहा हूँ। आप उसे भी जाकर देखिए, वो काफ़ी अच्छा कंटेंट है। और फिलहाल मैंने एक चैप्टर उसका फिनिश कर लिया है, फटाफट.com के नाम से है, वो हो गया है। और ये आपका एक टेस्ट सीरीज ये भी लॉन्च हो चुका है एडिटोरिया की तरफ से, मैंने वो भी करा दिया, आप ये भी देख लीजिए। उसके बाद जो एडिटोरिया का बुक है जो अर्धवार्षिकी है उसमें टोटल 10 या 12 प्रैक्टिस सेट है। तो आप चैनल से जुड़े रहें, मैं डेली वो प्रैक्टिस सेट जो है, एक प्रैक्टिस सेट या 2 प्रैक्टिस सेट का सेट बना के उसको अपलोड करूँगा। आप उसे देख लीजिए, काफ़ी बेनिफिट होगा। क्योंकि मैं जब आपको बता ही रहा हूँ तो आपको बुक लेने या कहीं और से देखने की क्या ज़रूरत है। तो मैं बता रहा हूँ, आप उसे फॉलो कर ले, ये अच्छा होगा। और बाकी जब एग्ज़ाम टाइम जैसे ही नज़दीक आएगा तो ये बुक एक और बुक निकलेगा तो आप उसे लेकर खुद से भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और ये कंटेंट अच्छा लग रहा होगा, तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों तक इसे शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।